हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल वे टू सेव मनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने 10 to 11 स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे सेव टू मनी, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी चीज़ को सेव करना है तो सबसे पहले अपने को जिस चीज़ में अपने पैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि अपने अपने सब एक्सपेंसेस को, चाहे छोटा एक्सपेंसेस हो चाहे बड़ा एक्सपेंसेस हो, सबको अपने रिकॉर्ड करें और उनके बाद उनका ऑडिट करें, उनको रिव्यू करें। उनको अपने चाहे तो एक्सेल सीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो पेन और नोट्स लेके अपने डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। सब एक्सपेंसेस को अपने को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का बेनिफिट ये होगा कि अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस इग्नोर हो जाते हैं, अपने उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ पे पैसा अपना खर्च होता रहता है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा अपना रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस। तो सब एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आएंगे सेव मनी ऑटोमेटिकली। जनरली क्या होता है, जब आप मैन्युअली प्रोसेस में जाते हैं, जैसे कहीं पे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं या किसी को किसी चीज़ में अपने को इन्वेस्ट करने हैं, यदि मैन्युअली होता है तो बहुत बार ऐसा होता है अपने आलस कर लेते हैं या फिर अपने उसको नहीं सेव कर पाते हैं किसी भी कारण से। पर लेकिन जब अपने मनी सेव करने का ऑटोमेटिक प्रोसेस बना लेंगे, ऑटोमेटिक मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअल फंड में जो SIP का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिक्स तारीख को ऑटोमेटिक उसमें ECS लगता है और अपना पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो अपने को ऐसा हैबिट डेवलप करना है कि अपना पैसा ऑटोमेटिक सेव हो। उसके लिए अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें भी ये होता है कि बैंक अपने को 7 to 8% इंटरेस्ट रेट अपने को मिल जाता है और उसमें अपना ऑटोमेटिकली पैसा सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है। तो वो भी एक अच्छा है। SIP जैसा आपने डिस्कस किया, अटल पेंशन योजना, उसमें भी अपने जैसे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको पेंशन का कोई, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन गवर्नमेंट से मिल जाता है, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको कहीं से भी ये चीज़ पेंशन का नहीं मिल पाता है, तो वो अटल पेंशन योजना में जाके वहाँ पे भी ऑटोमेटिक अपने करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक अपने सेविंग अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके अटल पेंशन योजना में चला जाएंगे। LIC थ्रू ECS, LIC में अपने मंथली, जैसे अपना म्यूचुअल फंड में SIP का पैसा डिडक्ट होता है, वैसे भी LIC में अपना पैसा ऑटोमेटिकली सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली सेव मनी करना ही बेस्ट ऑप्शन है मैन्युअली की जगह, क्योंकि इसमें भूल होने के चांसेस, या फिर जब अपने को पता है कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट होने वाले हैं तो अपने अपने बैंक अकाउंट को उस हिसाब से रखेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव मनी ऑटोमेटिकली। सेकेंड पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे कैंसल ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप। अपने को सबसे पहले इसको एनालिसिस करने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी अपना बैंक स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करना है कि उसमें अपना मंथली कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी छोटे छोटे अमाउंट बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। जैसे अपना जिम का मेंबरशिप है, अपने जिम जा ही नहीं रहे हैं फिर भी उसका मेंबरशिप दे रखा है, ऑनलाइन स्टोरेज का है, वीडियो स्ट्रीमिंग का है, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन का है। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं छोटे छोटे जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ऑटोमेटिकली सेव मनी करना इम्पोर्टेंट है और वो हेल्पफुल भी है, पर ऑटोमेटिक एक्सपेंसेस करना ये शायद बहुत डेंजरस है। छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन है, जैसे कोई अपने मैगजीन है, मैगजीन हर महीने अपने यहाँ आ रही है और अपना पैसा कट रहा है, जबकि अपने उस मैगजीन को रीड कर ही नहीं रहे, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपना ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा दो और जब अपने को नीड रहे तो उस हिसाब से अपने उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट्स ये होगा कि जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं मंथली, उसमें अपना पैसा सेव कर पाएंगे और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है पैसा सेव करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बाय जेनेरिक। जेनेरिक प्रोडक्ट अपने को बोलेंगे किसको? जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब एज इक्वल टू ब्रांडेड गुड्स, बट वो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो किसी बड़ी कंपनी के द्वारा डेवलप किए होंगे और जो जेनेरिक हैं वो लोकल के द्वारा किए होंगे और उसका इतना मार्केटिंग नहीं होगा और दोनों की क्वालिटी अपने देखने जाएंगे तो सब समान होगी, एक जैसी होगी। हो सकता है कुछ चीज़ों में डिफर हो, पर बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं
मेडिकल में अपने यदि जेनेरिक दवाई लेने जाएंगे तो जिस 10 टैबलेट्स का अपने 10 रुपीज़ दे के आएंगे, वही अपने यदि किसी ब्रांडेड कंपनी की खरीदेंगे, सेम इंग्रेडिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी उसका 100 रुपीज़ होगा, मतलब 90 रुपीज़ का डिफरेंस। तो कोशिश ये करने कि ब्रांडेड की जगह अपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जेनेरिक प्रोडक्ट को परचेज करें। बहुत सारी चीज़ें जैसे बोटल्ड वाटर हैं, बेकिंग सप्लाईज हैं, तो आप ब्रांडेड खरीदने जाओगे उसका रेट बहुत हाई होगा, जबकि आप लोकल खरीदोगे तो उसका बहुत सस्ता होगा कंपेरेटिव टू उस ब्रांडेड प्रोडक्ट का। मेडिकल का तो अपने बात किया है, उसके बेबी फार्मूला, क्लॉथ एंड मनी मोर, मतलब आप ब्रांडेड में जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा और आप जेनेरिक में जाओगे तो वही सेम चीज़ अपने को बहुत सस्ती मिल जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जेनेरिक प्रोडक्ट को परचेज करें। और जैसे अपनी अभी स्वनिर्भर आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें अपने लोकल चीज़ को परचेज करें और उसको बढ़ावा दें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, स्टॉप रिटेल परचेजिंग। रिटेल परचेजिंग का मतलब क्या होगा, एक एक चीज़ परचेज कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को कोई चीज़ पता है कि ये अपना कंटिन्यूसली यूज़ होने वाली है और इसके लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिटेल में परचेज करने की जगह अपने बल्क में परचेज करो। बल्क में परचेज करने का बेनिफिट्स ये होगा, कॉस्ट इच यूनिट रिड्यूस्ड होगा। जब हम बल्क में ले रहे हैं तो उसको भी वो अपने को एडिशनल डिस्काउंट दे पाएगा, एडिशनल बेनिफिट दे पाएगा, जैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन वो फ्री कर देगा यदि अपने बल्क में परचेज करें। और उससे ये होगा रिड्यूस्ड पैकिंग कॉस्ट भी खर्च कम होगा। तो रिटेल परचेजिंग हो सकता है कभी कभी नेसेसरी हो, पर मैक्सिमम जहाँ अपने चीज़ें जिस हिसाब, जैसे स्टेशनरी ऑफिस के लिए तो अपने को पता है कंटिन्यूसली यूज होने वाली हैं, तो उसमें अपने हो सके तो ज़्यादा परचेज करें, जिससे क्या होगा अपने रेट भी उससे रिड्यूस करवा पाए और एडिशनल बेनिफिट्स भी ले पाए। तो रिटेल परचेजिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके अपने को बल्क परचेजिंग में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं, बोरो डोंट बाय। जनरली ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है मनी सेव करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी चीज़ होती है जो अपने को पता है कि रिकरिंग उसका यूज़ नहीं है, कभी कभार कभी उसका यूज़ हो, तो उसको परचेज करके मनी वेस्ट करने की जगह उसको बोरो कर लो। आजकल हर चीज़ के अपने को इस टाइप के मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेटर आता है उसका, तो जनरली ये होता है कि अपना लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक देखते हैं तो सिटी में लाइट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर रहती है, इलेक्ट्रिसिटी में कभी कोई वेरिएशन नहीं आता है। जनरेटर परचेज करने की जगह अपने क्या कर सकते हैं, वो जनरेटर बोरो कर ले किसी से। तो जनरेटर अपने यदि परचेज करना चाहे, हो सकता है उसका 50 to 60,000 कॉस्ट आए, पर यदि अपने बोरो करते हैं तो उसका हो सकता है 2 या 3 डेज का 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ के हिसाब से उसका कॉस्टिंग अपने को है। तो जनरली जैसे रिकरिंग यूज़ वाली चीज़ें नहीं है, कभी कभार साल में या फिर 2 साल में एक बार यूज़ हो, ऐसी बहुत सारी आप बिजनेस में और एनालिसिस करोगे घर में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत लेस यूज़ होती है। बाय करने की जगह आप बोरो कर लो, तो उससे ये होगा कि एक साथ जो लमसम में पैसा लग रहा है वो अपने बचा पाएंगे। ऐसा हो सकता है अपने जब जहाँ प्रोडक्ट अपने को लगे कि अपने नीडी के हिसाब से उसको बोरो कर लेते हैं, बोरो करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं, स्पेंड एक्स्ट्रा और अनएक्सपेक्टेड इनकम वाइजली। जनरली क्या होता है, जब अपने को बोनस मिलता है या कोई अपने को लॉटरी लगती है या फिर कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, तो क्या करते हैं उसको जल्दी फटाफट अपने लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट में या किसी ना किसी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक्सपेंस कर देते हैं, उस मनी को ख़त्म कर देते हैं। तो जब इस टाइप की इनकम हो तो अपने को इमोशनल नहीं होना है। तो उस मनी जब अपने पास इनकम आए तो उसको लेके अपने को बैठना है और उसको सोचना है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, उसको फ्यूचर के लिए सेव कीजिए। उस जो एडिशनल इनकम आ रही है उसको पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए जो फ्यूचर में आपको हेल्प कर पाए। उसका मतलब ये नहीं है कि अपने को पूरा मनी बचाना है, कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक्सपेंसेस भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। पर यदि अनएक्सपेक्टेड इनकम आती है तो इमोशनल होने की जगह उसको लेके आप बैठे और प्लानिंग करें, उसको अच्छे से अच्छे जगह इन्वेस्ट कर पाए और पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट कर पाए। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आस्क अबाउट डिस्काउंट और बार्गेनिंग। जनरली अपने लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट या बार्गेनिंग के लिए थोड़ा सा शर्म फील करते हैं और सेम फील करते हैं, तो अपने को वो नहीं करना है। जब अपने कोई चीज़ कैश में परचेज कर रहे हैं या बल्क में परचेज कर रहे हैं तो उसको अपने को सामने वाले सेलर पार्टी हैं उसको कन्विंस करना है डिस्काउंट्स के लिए, एडिशनल बेनिफिट्स के लिए। तो उसमें सेम जैसी कोई बात नहीं है,
तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। जब अपने उसको कन्विंस कर पाएंगे, निगोशिएट कर पाएंगे, तो अपने को बेनिफिट्स ही होगा और इसमें कोई भी गलत नहीं है। जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी के साथ डील करते हैं तो वो भी बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग करना चाहिए और बार्गेनिंग की हैबिट भी डेवलप करे। ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। जब अपने उससे 10 to 12% अपने एक्सपेंसेस कम कर पाएंगे यदि अपने बार्गेनिंग में जाएंगे या फिर उसके एडिशनल डिस्काउंट की मांग करेंगे। जब अपने कैश में कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो अपने सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं एडिशनल बेनिफिट्स के लिए। तो ये बढ़िया स्ट्रेटजी है, इस पर भी वर्किंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं पेमेंट इन कैश। अभी अपने ने जैसे डिस्कस किया कि भाई कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाले को अपने को बार्गेनिंग के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट भी मांग सकते हैं। वैसे ही कैश के साथ अपना इमोशनल अटैचमेंट होता है। जनरली जब अपने कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो अपने को शायद इतना वो जो दुख है वो नहीं हो। जब अपने किसी चीज़ को कैश में पेमेंट करते हैं अपने वॉलेट में से, तब अपने 2 बार सोचते हैं कि मैं पैसे सही दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ। तो अपने को ऐसा हैबिट डेवलप करना है कि जब भी इस टाइप के कोई एक्सपेंसेस करें एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो कैश में पेमेंट करने का हैबिट डेवलप करें। ठीक है, वॉलेट से पेमेंट हो जाता है और इजीनेस भी रहता है, कैश को कैरी करना पड़ता है, जबकि वॉलेट तो मोबाइल में भी अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोशिश ये करना है कैश में पेमेंट करें, तो उससे बेनिफिट्स ये होगा कि अपना जो कैश के साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो उसको अपने कम से कम एक्सपेंसेस करना चाहिए और इससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना मनी सेव कर पाएंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं इस टाइप के एंटरटेनमेंट के लिए या फिर जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको कैश में पेमेंट करना स्टार्ट करें, जिससे अपने उसको कम से कम एक्सपेंसेस कर पाए और क्योंकि कैश के साथ अपना इमोशनल अटैचमेंट होता है तो उसका अपने बेनिफिट्स ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं डोंट मेक रीपेमेंट लेट। जनरली क्या होता है जब अपने होम लोन या बिजनेस लोन किसी भी टाइप के अपने जो होते हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं या ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें यदि अपने लेट करते हैं, जैसे कोई ईएमआई है उसको अपने लेट करते हैं, तो एक तो लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। दूसरा, जैसे अपना कोई 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन चल रहा है, लेकिन जब अपने बाउंस करवाते हैं ईएमआई ईसीएस बाउंस होता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट 8% से 24% पे चला जाता है। मतलब 8 का 24 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया इसका। तो अपने को कोशिश ये करना है कि इस टाइप के अपने जो ईएमआई और डिडक्ट हो रहे हैं उसमें बाउंसेस चार्जेस को बचाए और एडिशनल जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको बचाए। और कोशिश ये करना है कि यदि अपने पास सेविंग है तो इस टाइप के जो अपने लोन चल रहे हैं उसको धीरे धीरे एक्स्ट्रा पेमेंट करके उसको क्लोज कर देना है। जैसे होम लोन की बात करें तो होम लोन में आपको ईयरली यदि आप जैसे आपका 20 लाख का लोन है, यदि ईयरली आप 50,000 या 60,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा और वो लोन जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट का भार है वो अपने पे कम पड़ेगा। तो कोशिश ये करना है कि अपने को रिपेमेंट और इसमें बाउंस चार्ज और रिपेमेंट यदि अपना कोई बाउंस भी होता है ईएमआई तो अपना सिविल स्कोर भी डाउन होता है और फ्यूचर में अपने को उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी भी लग रहा है और अपना सिविल स्कोर भी डाउन हो रहा है, मतलब 2 नुकसान हो रहे हैं। तो ये अपने को आप दूसरा कोई एक्सपेंसेस कम कर दीजिए पर इनको आप बाउंस और मत करवाइए। और ये बढ़िया स्ट्रेटजी है अपने एडिशनल जो मनी को सेव करने का, तो अपने को रीपेमेंट में लेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज जॉइंटली। बहुत बार ऐसी चीज़ें होते हैं जो कभी कभार यूज होती हैं या फिर टाइम पे वेरिएशन होता है उसमें, अपने को सुबह चाहिए, किसी को शाम को चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो वो अपने को जॉइंटली परचेज कर लेनी है अपने नेबर के साथ मिलके या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। जब जिसको नीड हो वो उस चीज़ को यूज करें, उसको एक साथ उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने 50-50% लगेगा। उससे बेनिफिट्स ये होगा कि एक तो अपना स्पेस बच पाएगा, जैसे अपने रख रहे हैं तो अपने यहाँ, यदि अपना फ्रेंड रख रहा है तो फ्रेंड के यहाँ स्पेस लगेगा, एक जने के पास स्पेस ज़्यादा रह पाएगा उसमें और मनी तो सेव होगी। तो ये कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अपने यदि एनालिसिस करेंगे अपने बिजनेस में या फिर इधर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको अपने किसी के साथ जॉइंटली परचेज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी अपने को डिस्कस करना और ये भी मनी सेव करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपके साथ जो मनी सेव के जो बेसिक स्ट्रेटजी थी 10 to 11 आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, अपने उस पर वर्किंग करेंगे।
और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट्स उठा पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।